जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन मुझे बात करनी है इस्लामाबाद में 26 नवंबर को होने वाले वाक़े जिसमें मुज़ाहिरीन पे गोली चलाई गई, जिसके नतीजे में हलाकतें भी हुई, बहुत से लोग ज़ख्मी भी हुए। इसी हवाले से अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में पीटीआई के यूएसए के चैप्टर और चंद दीगर तंजीमों ने मिलकर एक प्रेस ब्रीफिंग का एहतमाम किया था। इसमें जो चंद अहम नुकात के ऊपर डिस्कशन हुई, वो आपके सामने रखनी है और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस हवाले से इस्लामाबाद में जो मामला जिस तरह से आगे चलाए जा रहे हैं, इसके ऊपर मैंने आपके साथ चंद हकाइक शेयर करने हैं। सबसे पहले जो वाशिंगटन डीसी में हुआ, इसमें जो वाक़यात थे उनका एक खुलासा बयान किया गया, जो तादाद बताई गई वो वही तादाद जो कि ऑफिशियल फिगर है। बताया गया कि 12 लोगों को शहीद किया गया, उनके नाम, उनके एड्रेसेस, उनकी तमाम तफासिर फराहम की गई। 54 लोगों का बुलेट इंजरी का बताया गया, जो लोग गायब हैं उनका बताया गया, जो लोग अरेस्टेड हैं पार्टी के नॉलेज में जो चीज़ें हैं वो बताई गई। वाक़यात को डिस्कस किया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक ऐनी शाहिद इमरान खान की बहन अलीमा खान वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थी। उन्होंने अपनी एक डिस्क्रिप्शन दी ऐनी शाहिद के तौर पे, जो उन्होंने देखा, आंखों देखा हाल उन्होंने बयान किया। ख़ुसूसी तौर पे जब उनसे एक सवाल किया गया जो वाक़यात थे उसके हवाले से, तो उन्होंने जो बात कही कि उनकी तैयारी कैसे थी या वो किस तरह मार्च में गई थी। उनके वो डी चौक, क्या जो मुज़ाहिरीन थे वो डी चौक के करीब पहुंच गए थे, इमारतों के अंदर दाखिल होने वाले थे। इस हवाले से क्या सूरत हाल थी, या उनके साथ कोई बच्चे थे, बड़े थे, क्या था? तो एग्जैक्टली उन्होंने जो कहा वो आप प्लीज सुनिएगा। We would not take a 14-year-old, 15-year-old to a protest. We were right there in the front. If you say, oh, they were about to break into what area? Were they going to break into the? There's a big distance. People come and protest over outside the White House, don't they? Outside the gate of the White House. Do you not come and protest in front of the White House? You're talking about at least a kilometer away from any of these buildings. So if you're a kilometer away, you're not even close to the building. So why were you firing at a crowd sitting in the middle of a road? And I'll tell you what happens with young people anywhere in the world. It's a universal factor. You fire tear gas and rubber bullets at them, they turn around and pick up the tear gas shells and throw it back. That becomes a game. Even I was telling them, there's a tear gas shell over there, throw it back. Because you want to save yourself from tear gas. Why not? Why are you throwing tear gas at me in the first place? Apart from that, a tear gas, game of tear gas is understood. But when you put people, snipers on top of a building, that's a crime. It is a crime against humanity. It is a crime against peaceful protesters. And it is not just limited to Pakistan. When I mentioned it on Australian TV, and I would like you to hear that. Pakistan is a member of Commonwealth, and it has all the countries led by by United Kingdom. And I did ask the three main factors, like the 3 points of the charter, which brings all these nations together, is rule of law, democracy, human rights. Exactly the 3 points that this protest was for. So when we are demanding or protesting for these 3 points, for human rights, for rule of law, and for democracy, why were we being fired at? Why were we shot at? Right. Why was my granddaughter, my sister's granddaughter, Right. put at that risk? What was that the fault of a 14-year-old? There were so many children there. There were so many older people over. तो बुनियादी तौर पे साफ ज़ाहिर है कि पीटीआई में जो उनकी लीडरशिप है, जब फैमिली के अफराद आए, जब ख़वातीन आई, जब 14 साल की बच्ची है वहाँ पे, तो किसी का भी लड़ने का कोई इरादा वहाँ पे हरगिज़ नहीं है। किसी के पास, मुज़ाहिरीन की तरफ से किसी के पास असला नहीं है, ना ही आज के इस दिन तक किसी तरह का कि कोई भी शवाहिद सामने आ सके। इस हवाले से जो इस्लामाबाद में डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके ऊपर बात करने से पहले मैं जो लीगल चीज़ें डिस्कस हुई, मैं उसके बारे में आपके साथ चंद फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पे जब भी कोई वाक़या, जब भी कोई कत्ल होता है तो उसकी एफआईआर रजिस्टर होती है। जो फैमिलीज़ हैं जिनके लोगों को मारा गया, जो बुलेट इंजरी से शहीद हुए,
वो लोग भी और जो लोग जख्मी हुए, जिनको गोली मारी गई, साफ ज़ाहिर है उनका भी हक बनता है। कत्ल की जो दफ़ा है वो 302 है और जो बुलेट इंजरी है, शदीद जख्मी हो जाने की जो केस होना है, वो इक़दाम कत्ल का केस होता है, दफ़ा 324 उसके ऊपर लगती है। तो ये लोग जो भी केसेस दर्ज करवाना चाह रहे हैं, इनके हवाले से इनको साफ ज़ाहिर है कि एक बहुत ही शदीद किस्म के खौफनाक सूरत हाल का सामना है। इनकी फैमिलीज़ को बहुत ही खौफनाक सूरत हाल का सामना है। आपने देखा होगा कि मतीउल्लाह जान साहब ने जो इंटरव्यू किया था, जो एक एफसी के रिटायर्ड मुलाजिम थे, जो पीटीआई के रुकन के तौर पे वहाँ पे मुजाहरे में शिरकत के लिए आए, एक गाड़ी के नीचे आके उनकी डेथ हुई, तो उनके भाई ने डेथ से चंद लम्हों के बाद इंटरव्यू देते हुए ये बताया कि उनके भाई की शहादत किस तरह हुई, और जब वो ये एफआईआर कटवाने पुलिस स्टेशन गए, तो पुलिस स्टेशन उनको अपना बयान तब्दील करने के लिए उनके ऊपर दबाव डाल रही थी। आप ये देखिए, आपने देखा उसके बाद उनका मजाक उड़ाया गया कि इसका भाई मर गया और ये इंटरव्यू दे रहा है। हमारी मतलब है कि विक्टिम ब्लेमिंग की और झूठ के साथ अटैच होने की सिर्फ अपने सियासी बुग्ज की वजह से सूरत हाल तो ये है। लेकिन उन साहब ने जो भी बयान किया वो साफ ज़ाहिर है 100% सच साबित हुआ। पुलिस के लोगों ने उस चीज़ को वेरीफाई किया। चूंकि वो पीटीआई के थे और चूंकि वो 9 मई के बाद जेल में भी गए, उनका एक ग्रज बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो वाकये की डिस्क्रिप्शन, जो वाकया उनके साथ हुआ, उनके भाई के साथ, या और एक पुलिस वाला जो गाड़ी के नीचे आके मरा, वो साफ ज़ाहिर है उसकी तस्दीक जो है वो पुलिस वालों ने भी बाद में की। लेकिन जो यहाँ पे नुक्ता हाईलाइट करने वाला वो ये है कि इन साहब जब ये थाने में जाते हैं तो इनको एफआईआर दर्ज करने में रुकावट पेश आती है। इसी तरीके से जितनी भी फैमिलीज हैं, जो शहदा की भी हैं और जो जख्मी भी हैं, वो शदीद एक खौफ की सूरत हाल में मुब्तला हैं। साफ ज़ाहिर है ये एक लीगल कार्रवाई है, ये कार्रवाई होनी है, ये एफआईआर दर्ज होनी है। इस हवाले से भी आज बात हुई कि क्या इस वाक़े की हर वो शख्स जो शहीद हुआ है उसकी तरफ से अलग-अलग फर्दन एफआईआर दर्ज होंगी, और जितने लोग जख्मी हैं उनकी हर एक की फर्दन एफआईआर दर्ज होगी। ये गुफ्तगू यहाँ तक इस तरह ही पहुंची कि एक सवाल ये भी किया गया कि जो पीटीआई के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उनसे एक खातून सहाफ़ी ने जब ये पूछा कि आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवा रहे, तो बैरिस्टर गौहर सादर बैरिस्टर है, वकील है, उन्होंने कानूनी जवाब दिया उसका कि जी ये पार्टी का काम नहीं है, जिसकी फैमिली का कोई बंदा मरा है वो खुद जाके एफआईआर दर्ज कराए। जो बहुत ही इनसेंसिटिव जवाब था वैसे, लेकिन वो कानूनी तौर पे अपने तौर पे वो बात सही कर रहे थे। लेकिन ये बात उनको कहनी इस तौर पे नहीं चाहिए थी। समझ रहे, एक सियासी मसला भी है और पार्टी ने सपोर्ट करना होता है। जो एक खौफ की फजा में आईएसआई के कारिंदों ने और फौज के लोगों ने पुलिस के जरिए और बराह रास्त फैमिलीज के साथ राब्ते में आके जो एक खौफ व हरास की फजा कायम की हुई है, उसके अंदर जब तक पार्टी खुद सामने आके उन लोगों के साथ खड़ी नहीं होगी। मैं तो हमेशा से एक ऐसी बात करता हूं जो कि कभी किसी के हक या खिलाफ की बात नहीं होती, असूल की बात है, कि मैं तो ये समझता हूं कि वो लोग जिनकी लाशें वहां पे गई, बुलेट इंजरी से मारे गए, उसके इलाके में अगर कोई पीएमएलएन का बंदा भी है, अगर कोई एएनपी का बंदा, जेयूआई का बंदा, किसी भी सियासी जमात का बंदा हो, आपको मजलूम, आप अपना सियासी नजरिया अपने पास अपने साथ रखें, उसके साथ डटे रहें, आप जिस जमात को सपोर्ट करें। लेकिन ये जिनके शहीद हो गए, जिनको उस रियासत ने जो उनके टैक्स के पैसों पे पलती है, जिनको जिनको सरे बाजार गोलियों से भून दिया गया, मार दिया गया, इनके साथ आपने खड़ा होना है। इनको इंसाफ, इसके लिए जो भी कानूनी कार्रवाई होनी है उसमें आपने उनका साथ देना है। तो ये बड़ा जो बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि जी वो खुद ही उनकी फैमिली वाले करें या ना करें, कोई इस तरह की बात उन्होंने की। आप सब लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, लेकिन बुनियादी तौर पे बात यह है कि पार्टी ने बहरहाल साथ देना है। आगे सामने जो है वो फैमिली के मेंबरान ही होंगे जब वो केस दर्ज होगा। लेकिन ये एक पहलू है। अब एक दूसरा पहलू इसका ये भी कहा गया कि इस पूरे वाक्य की, क्योंकि वाक्य एक है तो उसकी एफआईआर एक होती है, तो अब इस तरह की बातें सामने आई कि एफआईआर तो किसी भी वाक्य की जरूर होती है। जहां पे भी खून गिरता है, लोग जख्मी होते हैं या लोग मारे जाते हैं, तो एफआईआर जरूर होती है। तो ये बताया गया, बाद लोगों को ये पता लगा है कि अमूमी तौर पे जो हुकूमत होती है वो खुद से अपनी मर्जी की एक एफआईआर किसी वकूए की दर्ज कर देती है। अच्छा, किसी एक वकूए की एफआईआर भी एक दर्ज होती है। अब जब कोई दूसरा बंदा एफआईआर दर्ज करवाने जाए तो उसको ये भी कहा जा सकता है भाई एक ही एफआईआर होनी थी, एफआईआर तो हो गई, और वो एफआईआर सरकार ने अपनी मर्जी की होती है। अब उसका हल क्या है? उसका हल ये हो सकता है कि एक काउंटर एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई जाए। अब जब काउंटर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए फर्ज करें पीटीआई के वकला जाएंगे कि हम जी तमाम जो शहदा हैं उनकी फैमिलीज की तरफ से एक
एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं तो साफ ज़ाहिर है पुलिस नहीं काटेगी। अब जब पुलिस नहीं काटेगी एफआईआर तो साफ सी बात है कि उसके हवाले से वो एक दरख्वास्त देंगे। वो जो दरख्वास्त जब पुलिस नहीं काटेगी तो वो उसको लेके पिटिशन में हाई कोर्ट में चले जाएंगे और फिर हाई कोर्ट में उस हवाले से जो भी मामला है, जो फैसला है, अवाम के सामने भी खुल के आ जाएगा, वो चीज़ हो जाएगी। मैंने स्पेसिफिकली सवाल किया जो पीटीआई के यहाँ पे सीनियर लीडर थे सज्जाद बरकी साहब, उनसे कि आपकी पार्टी के लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, जो लोग ऑन ग्राउंड सहाफ़ी मौजूद हैं, जो इन फैमिलीज से मिले हैं, वो किसी की कंप्लेंट तो नहीं करते पीटीआई की, लेकिन वो खौफजदा हैं और उनको पार्टी की तरफ से कोई ऐसी सपोर्ट फराम नहीं की गई। सपोर्ट से मुराद यही होता है कि आप साथ खड़े होते हैं, साथ मिलते हैं, रोजाना की बुनियाद पे साथ बैठते हैं, साथ चलते हैं, साथ लेके जाते हैं कि वो थाने तक जाएं या पुलिस तक जाएं या वो चीज करें। वो इतनी खौफ की हालत में है, उस खौफनाक सूरत हाल से निकलना उनके लिए मजाल है। तो बरकी साहब ने बहरहाल ये जवाब दिया इस बात का कि पीटीआई की बाकायदा एक लीगल टीम है जो इन लोगों में से बहुत सौ के साथ राब्ते में भी है, वो इसके ऊपर काम कर रही है और अगर कोई भी अग्रीव पार्टी का जो शख्स है जो जख्मी है या जो मतलब है कि मारा गया, उसकी फैमिली के मेम्बरान जो हैं, अगर उनको कानूनी हेल्प नहीं मिल रही तो वो सज्जाद बरकी साहब से भी रब्ता कर सकते हैं। वो उनको कनेक्ट कराएंगे मुतलका लोगों से और ये चीज़ को आगे लेके चलेंगे। ये कानूनी पहलू है इस चीज़ का कि किस तरीके से इस मामले ने आगे चलना है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह मैंने आपको कल भी जिक्र किया कि लोग जो है वो इसको संजीदा नहीं ले रहे, मजाक कर रहे हैं। मैंने इसलिए बड़े अदब के साथ चंद लोगों के सामने चंद हकाइक रखे कि आप जो भी सच समझते हैं, जो आपके मुताबिक सच है, वही सामने ले आए। मतलब हमारे साथी ऐसे दोस्त होते हैं जो 70 पर्दों में गिरी हुई छुपी हुई खबर निकाल लेते हैं, उनको सिर्फ एक बात का पता नहीं लग रहा, सिर्फ एक बात का, कि वो जो 3 रेंजर्स वाले गाड़ी के नीचे आके मरे, वो गाड़ी कौन चला रहा था। उस खबर की बुनियाद पे इस्लामाबाद के अंदर कत्लो गारत की गई, सरे बाजार इंसानों का खून की होली खेली गई। ये वाली चीज जो हुई वो उस खबर की बुनियाद के ऊपर हुई। हालांकि उसके बारे में हकाइक फौरी तौर पे सामने भी आ गए, लेकिन उसको मजीद वो किया गया। तो मैंने अर्ज किया कि जब आपको यहां तक पता लग जाता है कि आर्मी चीफ ने सीक्रेट मीटिंग के अंदर क्या बात की, तो यकीनी तौर पे वो लोग जो मामलात को चला रहे हैं, जो सीक्रेट एजेंसी के रूहे रवा हैं, वो आपको ये भी बता देंगे कि वो गाड़ी कौन चला रहा था। क्या वो पीटीआई का बंदा चला रहा था? अगर चला रहा था तो लाजमी तौर पे आप नाम लें, उस बंदे को पकड़ें और कार्रवाई हो, फिर जो मर्जी कार्रवाई हो, बिल्कुल फिर ये बात जायज होगी। मेरे से किसी साहब ने रब्ता किया आज के दिन और उन्होंने इतराज किया कि आप ये कहते हैं कि जी एजाज सैयद साहब ने खबर दी और बताया कि वो जो गाड़ी चलाने वाला बंदा जिसने रेंजेस नीचे दिए थे, वो तो मरी का रहायशी है, वो फलां फैमिली से बिलोंग करता है, उनका कोई तल्लक नहीं है किसी तरह की पीटीआई से या इस तरह किसी मामले से। तो एक दूसरा बंदे के पास मुख्तलिफ खबर भी हो सकती है। तो मैंने कहा मैं यही तो कह रहा हूँ। पहली बात है, सिर्फ एजाज सैयद साहब ने बिल्कुल वो ब्रेक की खबर, वो पुलिस कंफर्म करती है उस चीज को, ऐसे हवा में बात नहीं हो रही है। मैंने कहा कि लेकिन बिल्कुल दुरुस्त है कि दूसरे कोई भी साहब अगर कोई खबर देना चाहते हैं, उनके पास खबर है, इंफॉर्मेशन है, तो शेयर करें, बताएं। ये नंबर एक बात है। दूसरी बात, कत्ल के हवाले से देखें कितना जुल्म करते हैं। कहते हैं एक आधा बंदा कोई मारा गया और शायद मारा गया, आपके सामने 12 लोग हैं, वो यहां से मारे गए, वो बुलेट इंजरी है, वो शहीद हुए, उनके जनाजे हुए। आप या तो कहें कि मेरी खबर, बिल्कुल हक बनता है बात करने का, किसी का भी हक बनता है, या तो आप कहें कि मेरी खबर के मुताबिक 12 नहीं है, 11 है या 7 है या 5 है, जितने भी है आप वो बात करें ना। वो लोग तो पूरा आपको सबूत दे रहे हैं कि ये लोग मारे गए और इस तरीके से उनके जनाजे हुए और वो सारी चीज सबके सामने है। अब बात यह है कि मुनाफिकत की इंतहा आप इस नुक्ते से देखिएगा कि ये कह देते हैं, ये बात कह देते हैं कि हाँ कुछ मारे गए, रियासत को जवाब देना चाहिए, लेकिन गोली नहीं चली। अच्छा, अगर गोली चली है तो पुलिस ने चलाई है या रेंजर ने चलाई है? अरे भाई, पुलिस के सीनियर तरीन अफसर इस बात की तस्दीक करते हैं कि हमने गोली नहीं चलाई, हमारे पास उस वक्त ये वाला इंतजाम ही नहीं था, रेंजर्स के पास ये चीज नहीं थी। नायब वजीर आजम पाकिस्तान के इसहाक डार साहब बाकायदा तस्दीक कर चुके हैं कि पुलिस के पास और रेंजर्स के पास जो है वो गन शॉट का उस वक्त नहीं था। तो अब एक बात बड़ी वाज़ेह है कि गोली किसने चलाई है। अगर आपके पास कोई मुख्तलिफ खबर है तो बता दें, बंदे तो आपके सामने मरे हैं, आपके सामने वहां पर शहादतें हुई हैं, लोगों को एक दो बंदे को गोली नहीं लगी। जब गोली चली है तो सबको गोली लगी, जितने लोग मौजूद थे वो जख्मी हुए, गिरे हैं, चंद लोग एस्केप कर सके। हाँ, मरे सब नहीं है। जो लोगों ने गिरते देखा इस तरीके से, उन्होंने बाद में जज्बाती बयान दिए, उसकी बुनियाद पर चंद लोगों ने कोई इस तरह का फिगर दिया, लेकिन पीटीआई ने विद इन 48 आवर्स ऑफिशियल फिगर दिया, उसके बाद तो कोई जवाब ही नहीं। बात सिर्फ इतनी है, मैं कहना ये चाह रहा हूं,
सियासी लोगों को भी, मीडिया के लोगों को भी खुदा का नाम लें, कत्ल के ऊपर सियासत ना करें। आपकी जो भी मालूमात है वो आप सामने लेके आए, रखें, लोगों को शेयर करें, बताएं कि जी मैं ये समझता हूँ, ये कहते हैं इतने लोग मरे हैं, लेकिन इतने लोग मरे हैं, और ये इस तरह नहीं इस तरह मरे। भाई बात यह है कि आप कत्ल होने वालों की बात क्यों करते हैं? आप उन लोगों की बात नहीं करते जो दर्जनों लोगों को गोलियां लगी, जो जख्मी है, उसकी बात क्यों नहीं करते? बुलेट इंजरी तो वहां से साबित होती है, ज्यादा बड़ा एविडेंस वो है। यहाँ तो 12 गोली लगी, तो वहां पे जो गोली लगी उसकी तादाद आपको मालूम है, आप तीनों हॉस्पिटल पे चेक कर सकते हैं अपने जराये के जरिए भी। उसमें किस चीज के एविडेंस की, किस चीज की क्या जरूरत है? सबको पता है गोलियां लगी हैं, गोली चली तो गोली लगी, और गोली किसने चलाई इस बात की तस्दीक पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म कर चुके हैं, इस बात की तस्दीक तमाम पुलिस ऑफिसर्स करते हैं, और गोली यकीनी तौर पे जो इख्तियार था जिसके पास, और जो तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे, जो कैमरों से देख रहे थे, और जो साफ ज़ाहिर है कि ऑपरेशन रूम से उस सारी चीज़ की निगरानी कर रहे थे, और जिस तरीके से मारा गया लोगों को, ये बेदर्दी और जुल्म का आखिरी वाक़या था। कानूनी तौर पे कार्रवाई की कम से कम आप सपोर्ट ही कर दें, जो भी वाक़या हुआ है, आप कम से कम यही कह दें। ये जो आईएसआई के जितने भी लोग हैं, जो सहाफ़ी मीडिया के अंदर कत्ल को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, पीटीआई को बार बार बुरा कहें, आप इमरान खान को बुरा कहें, आप उनकी सियासत से इख्तिलाफ करें, जो मर्जी इख्तिलाफ करते चले जाएं, हक बनता है, लेकिन जो मारे गए हैं उनकी 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 इंक्वायरी का ही मुतालबा कर दें। उनका तो सादा सा मुतालबा है कि एक नेशनल लेवल पे जुडिशियल कमीशन बने और एक कौमी मुतहदा आके इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे। इसमें इन्वेस्टिगेशन होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जब नहीं मारा तो बात खत्म हो गई ना। मैं बात तो कंक्लूड वही अरशद शरीफ साहब वाले वाक्य से करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने लंबे अरसे से वो केस चल रहा है। 2023 जून में उसकी हियरिंग हुई, हुकूमत ने कहा जवाब देना है, 1 महीने के लिए मुलतवी हुआ, जुलाई तक केस गया, उसके बाद केस लगा ही नहीं। अब इतने लंबे अरसे बाद केस लगा, हुकूमत जवाब तक नहीं दे रही अरशद शरीफ के केस में। मैंने अर्ज किया कि जो लोग कोर्ट्स को कवर करते हैं, जिन्होंने डेकेड कवर किया, उनको पता होता है कि किस केस के अंदर हुकूमत जवाब नहीं देती होती, जिसमें कौन मुलव्वस होता है। सबको मालूम है, फौज और आईएसआई का जहां पे रोल हो वहां पे हुकूमत कतराती है जवाब देने से, भागती है, शर्माती है, झिझकती है, जवाब नहीं देती। तो बात यह है कि अरशद शरीफ को आपके मौक़िफ़ के मुताबिक तो कीनिया में पुलिस ने मारा था, एक नाके पे रुका था, वो नहीं रुका, गोली मार दी, आप लिख के जवाब दे दे, बात खत्म करें। तो बात यह है कि आपको समझ आ रही होगी ये सारा मामला क्या है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपके साथ अपडेट्स इस हवाले से मजीद हैं, जैसे ही कन्फर्म होती हैं वो लाजमी शेयर करेंगे। कल मुलाकात होती है।